Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली CM प्राची। गाइस हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है सर्च एंड सीजर एंड सर्वे। तो गाइस ये सारी टर्म्स आपको सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा और गाइस आपने रियल लाइफ में कभी कभी सुना भी होगा कि उसके यहाँ रेड पड़ गई, उसके यहाँ से इतना सारा ब्लैक मनी निकला, उसके यहाँ भी रेट चल रही है, छापा लग गया। और ऐसे आपने मूवीज़ देखी होगी गाइस, एक मूवी भी आई थी अजय देवगन की रेड मूवी, और उसमें ताले में वो लोग ऐसे करके ऐसे पट्टी बांध देते हैं और फिर रेड कलर का थप्पा मार देते हैं। तो गाइस ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी, तो आज आपको मौका मिल रहा है कि आप पढ़ सकते हो गाइस ये बातों को, जान सकते हो कि असलियत में कैसे क्या होता है और उसकी मतलब जो मूवी में दिखाया गया था उसकी बैकग्राउंड क्या है एंड ऑल सारी चीज़ें। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस आज का चैप्टर पूरा डेडिकेटेड है सर्वे सर्च एंड सीजर्स पे, और हम लोग डिस्कस करेंगे तीनों के बीच में क्या फ़र्क है, कौन सा लाइट स्टेप है, कौन सा हार्ड स्टेप है, कौन सा बहुत ज़्यादा हार्ड स्टेप है एंड क्या होने वाला है गाइस। तो ये चैप्टर मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ CMA फाइनल लगता है मुझे। देखते गाइस कैसा लगता है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सर्वे सर्च एंड सीजर में सबसे छोटा भाई जो है ना वो सर्वे है। मतलब ऊपर ऊपर से कोई चीज़ को करना मतलब सर्वे है। सर्च मतलब थोड़ा हार्श स्टेप है, मतलब किसी के घर के अंदर घुस जाना। सोचो गाइस, आपको आपके यहाँ पे कोई आप एग्जांपल लो, आपको आपके यहाँ पे ना एक सेल्समैन आया है, अपना प्रोडक्ट दिखा रहा है और वो बाहर बाहर से आपको घर के बाहर से खड़ा हुआ है और वहाँ से आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है। तो समझ लो कि उसकी मेंटालिटी ख़राब है, वो सोच रहा है कि चोरी करना है इसके घर पे, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो वो बाहर से ऐसे देख रहा है, तो वो सर्वे हुआ। अब वो आपको बोला कि मुझे ना पानी चाहिए, तो आप पानी लेने के लिए अंदर गए, उतने में वो अंदर घुस गया और अंदर से ऐसे सामान को उठा उठा के ऐसे ऐसे करके अच्छे से ऐसे ऐसे पर्दा वर्दा हटा के ऐसे देख रहा है। तो ये क्या हुआ, सर्च हुआ, वो कुछ खोजने की कोशिश कर रहा है। और वहाँ पे एक वास रखा था, वो उसको उठा के ले गया अपने साथ, वो सीजर हुआ। तो गाइस ये एकदम जनरल एग्जांपल से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसे स्टेप बाय स्टेप कोई काम करती है। अगर उसको लगता है कि ज़्यादा मतलब ज़्यादा शक नहीं है और ज़्यादा चीज़ एकदम ख़राब नहीं है, तो पहले सर्वे करके देखती है। क्योंकि गाइस सोचो ना, आपके घर में आपसे बिना पूछे कोई आ जाए और कोई सामान उठा के ले जाए, तो कैसा लगेगा आपको? आपको बहुत बुरा लगेगा ना। ऐसे किसी के पास अथॉरिटी हो रही है ना कि आपके घर के अंदर घुस जाए, तो पुलिस का साथ का भी ज़रूरत होता है। तो गाइस आप मूवी में देखे ही होंगे, उसमें सर्च एंड सीजर सब हुआ था। आप देखे होंगे कि अजय देवगन जो था वो सारा वहाँ का सामान जितना भी जिसका बिलिंग वगैरह नहीं था उनके पास, वो सब सामान को एक रूम में इकट्ठा करके रख लिया था एंड फिर वो सब गवर्नमेंट अपने साथ ले जाती है और पुलिस आई थी उनकी सपोर्ट के लिए। तो वहाँ पर सर्च एंड सीजर चल रहा था, उनका सर्वे वाला पार्ट ख़त्म हो चुका था, तभी वो इतने दावे के साथ आया था और उनके घर में इतने समय तक रहा था और फिर ऐसे सर्च किया था। तो गाइज़ आपने अगर वो मूवी नहीं देखी, तो गाइज़ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो और आपके पास टाइम है तो ये मूवी देख लेना, आपको मज़ा आएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी मूवी है, ठीक है। प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस बता रही थी, ठीक है गाइज़। तो चलो अपन थोड़ा एकेडमिक्स की तरफ चलते हैं और अब समझते हैं कि कैसे क्या होता है, ठीक है। चलो सबसे पहले पावर्स। आखिर सर्च सर्वे सीजर ये सब करने का पावर कहाँ से आता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर है, ठीक है। ये सिविल प्रोसीडिंग के अंदर आता है, मतलब सिविल, पहले तो अपन सिविल प्रोसीडिंग वाला काम करेंगे। देखो गाइस, कोई भी हार्ड स्टेप लेने से पहले लोग पहले एकदम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं। कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में आउटकम नहीं आने से फिर बड़ा स्टेप लेना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सिविल प्रोसीडिंग में जेल वेल नहीं होती, ठीक है ना। क्रिमिनल प्रोसीडिंग वगैरह में जेल होती है, ठीक है। तो सिविल प्रोसीडिंग होती है सबसे पहले। इसमें हम क्या करेंगे, हमको ऐसा डिस्कवरी हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर काला धन हो सकता है, यहाँ पर ब्लैक मनी है, यहाँ पे जो सोफे है ना उसके अंदर स्प्रिंग्स एंड कॉटन नहीं बल्कि नोटों की गड्डियाँ हैं, गड्डियाँ, ऐसा लगता है, ठीक है। तो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन करते हैं, फिक्स एसेट्स का कर सकते हैं, सेज यूनिट का ही कर सकते हैं। हो सकता है गाइस कि आप बोल रहे हो कि हमारा जो सेज यूनिट है ना वहाँ पे ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है बस, तो आपको लग रहा है तो आप जाके वहाँ पे चेक कर लो। तो जब आप फिजिकली इंस्पेक्ट करोगे तो आप वहाँ पे इंस्पेक्शन कर सकते हो, डिस्कवरी कर सकते हो। मतलब एज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके पास पावर है कि आप वहाँ जा सकते हो और फिजिकली इंस्पेक्ट कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ना अगर आपको लगता है कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, तो गाइस आप किसी भी इम्प्लॉय को या किसी भी इंसान को, कोई भी पर्सन को कह सकते हो कि आप ओथ में एग्जामिन दो।
मतलब किसी की बातों पे गाइस हमको ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं उसको गीता के ऊपर या फिर कोई भी रिलीजियस बुक के ऊपर रखा लेते हैं हाथ को, और ओथ पे एग्जामिनेशन ले लेते हैं कि आप जो भी बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो कि नहीं। और प्रैक्टिकल लाइफ में गाइस इसमें क्या होता है कि आपको एक पेपर दिया जाता है, उसमें आपको लिख के अपना साइन कर दो और मान लिया जाता है कि हाँ आपने कमिटमेंट दी है और ये जो चीजें हमने बोली है और आपने जो बोली वो सब सही है और आप ये अपने मन से कह रहे हो करके। तो गाइस इसको भी अपन कहते हैं कि एग्जामिनेशन में ओथ लेना, ठीक है, मतलब एक रिटर्न में ले लेना उनसे लिखवा कर, उनकी राइटिंग में और उनसे साइन करवा के, तो उसको भी अपन एग्जामिनेशन ऑन ओथ बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि गाइस सीए का सर्टिफिकेट होता है, सीए एक सर्टिफिकेट लिख के दे देता है कि ये यहाँ पे यही वाला प्रोडक्शन होता है और प्लांट ए एंड प्लांट बी में ही होता है, इतना इतना यहाँ का टन है, इतनी कैपेसिटी है, इतना प्रोडक्शन होता है, इतना सेल्स होता है, ये सब सीए अगर लिख के दे देता, अपना साइन कर देता, तो हम मान लेते हैं कि हाँ ये एग्जामिनेशन ऑफ ओथ है करके, क्योंकि बाद में गाइस वो एक वैलिड प्रूफ की तरह यूज हो सकता है अगर बाद में कुछ गड़बड़ हुई तो, ठीक है। उसके बाद फिर कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो गाइस इनके पास पावर होती है कि ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका कंपाइल करके देख सकते हैं, अच्छे से एग्जामिनेशन कर सकते हैं उसका, फुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिमांड कर सकते हैं कि हमें दिखाओ करके, ठीक है। फिर इशूइंग द कमीशन, आप बोलोगे मैम पैसे मिलने वाले हैं क्या करके, तो नो गाइस, यहाँ पे कमीशन का मतलब समन होता है। मैम समन कौन चिड़िया है ये, गाइस आप लोग इंटर में नहीं पढ़ो, चलो मैं आपको याद दिला देती हूँ। समन का मतलब होता है एक लेटर टू कॉल, मतलब उसमें अपन एक लेटर लिख के देंगे किसी भी इंसान को, अगर आपको बुलाना रहता है कोर्ट, जब हम किसी इंसान को बुलाते हैं कोर्ट तो हम उनको भेजते समन, समन हम लोग को इशू करना रहता है। और उसके बाद फिर जिसके ऊपर जिसके नाम से समन इशू होता है वो इंसान को कंपलसरी कोर्ट आना पड़ता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो बोले कि अरे मैं बिजी हूँ, चल मैं अपने बेटे को भेज देती हूँ या अपने ड्राइवर को भेज देती हूँ या मैं अपने असिस्टेंट को भेज देती हूँ, मैं किसी को भी भेज देती हूँ, मेरे पास समय नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। आपको खुद आना पड़ेगा, अगर आपके नाम पे समन आया है तो आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी समन की, ठीक है। तो ये 4 पावर्स मैंने बताई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, कि आप समन से बुला सकते हो, बुक्स को देख सकते हो, किसी भी इंसान को ओथ पे ले सकते हो रिटर्न में, और इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हो, जाके फिजिकली इंस्पेक्शन भी कर सकते हो एरिया का, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये चारों पावर्स याद रहेगी। अब गाइस अपन आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सर्च एंड सीजर स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ होना चाहिए। मैम क्या होना चाहिए? गाइस आपको रीजन टू सस्पेक्ट होना चाहिए, मतलब शक। अगर आपको किसी के घर में घुसना है और उसके यहाँ से उठा के कुछ सामान लेके आना है तो आपके उनमें शक होने चाहिए, शक, बिना शक के आप नहीं जा सकते, जब तक आपके दिमाग में शक नहीं होगा आप जा नहीं सकते, आपके पास शक होगा तभी आप जा सकते हो। तो रीजन टू शक, ठीक है, ये होना चाहिए आपके पास, तभी आपके पास पावर है कि आप इनिशिएट कर सकते हो सर्वे एंड सर्च, ठीक है। अब पावर टू इम्पाउंड एंड रिटेन बुक्स, तो गाइस आप कब तक, मतलब क्या आप बुक को उठाकर वहां से ला सकते हो या फिर आप वहां पर अपने साथ रख सकते हो, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ओनली व्हेन द रिकॉर्ड द रीजन एंड रिटेन फॉर 15 डेज। तो गाइस आपको क्या करना है, अगर आपको बुक को लेके जाना है अपने साथ, तो जैसे लाइब्रेरी में अपन बुक इशू करते हैं तो वहां पर रिटर्न में देना पड़ता है ना कि हमको बुक इशू करना है और फीस वगैरह देना पड़ता है, वैसे यहाँ पर आपको रीजन देना पड़ेगा कि मैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जा रही हूँ, क्यों लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे रीजन टू सस्पेक्ट है, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है इसलिए मैं लेके जा रही, तो आपको वो बताना पड़ेगा। और आप सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक रख सकते हो ना, ऐसे नहीं कि अपना समझ के सालों साल रख रहे हो, 15 दिन तक रख सकते हो, उससे ज्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको सीसीआईटी मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके फिर आप रख सकते हो, ठीक है, 15 दिन से ज्यादा के लिए। तो गाइस अपन पर्टिकुलरली सर्च के बारे में पढ़ के देखते हैं। देखो सर्च अगर आपको करना है, समझ लो आप गाइस अभी नहीं इस चैप्टर में ना आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बने रहना, बहुत मजा आने वाली है, ठीक है। तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, आपको सर्च करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास सर्च वारंट होना चाहिए, बिना सर्च वारंट के आप मुंह उठा के नहीं जा सकते कहीं पर भी, यू हैव टू कैरी सर्च वारंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए, मतलब आपके पास भरोसा होना चाहिए, भरोसा, ठीक है। क्या भरोसा होना चाहिए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तभी जाके आप सर्च कर सकते हो, ऐसे नहीं। जो पिछला था सस्पेक्ट वाला, वो था सॉरी सस्पेक्ट वाला था ना, वो सर्वे के लिए था, मतलब शक चाहिए सर्वे करने के लिए, हमको शक है कि यहाँ पे कुछ है, हमको सर्वे करना है, हमको भरोसा है कि यहीं पर है, हमको सर्च करना है, समझ आई। देखो सर्वे के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ शक है तो चलता है,
बट भरोसा भरोसा ये बहुत बड़ी बात होती है इसी किसी भी चीज के लिए। तो अगर भरोसा है तो फिर आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये भरोसा क्या है, आपको ये भरोसा का प्रूफ मतलब जैसे कि समझ लो आपको करना पड़ा लाइफ में कभी कि भरोसे को प्रूफ करो तुम, तो वैसे का किसी बोलना ही नहीं चाहिए किसी को। बट अगर प्रूफ करने की बारी आई तो आप किसी के सामने मत करना, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सामने कर सकते हो। मतलब जैसे कि अगर गाइस अब दो जन रिलेशनशिप में हो और आपका सामने वाला बंदा आपको कह रहा है कि यार तू प्रूफ कर कि तू भरोसेमंद है, तो गाइस छोड़ दो उसको, पर उसको प्रूफ मत करना। आप पेरेंट्स को कर सकते हो प्रूफ, बट उसको मत करना। वैसे ही आप एओ या फिर क्लाइंट या फिर ऐसे पुलिस वाले या कोई भी मिल रहा है, बोल रहा है, पूछ रहा है, किसी को नहीं बताने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको बताने की जरूरत है, अदरवाइज जरूरत ही नहीं किसी को बताने की, ठीक है। उसके बाद अपन को अथॉरिटी से अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। एक सर्च वारंट चाहिए, एक अप्रूवल चाहिए, दो चीज चाहिए रहती है, ठीक है। आप मूवी देख लोगे ना गाइस, सब चीज याद आता जाएगा। मैं तो पढ़ाते पढ़ाते मूवी याद कर रही हूँ, आपको भी याद आएगा, ठीक है। 2.5 घंटे की मूवी है, आई थिंक सो। आप अपने डेली टारगेट्स पूरे करके टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा करके देख लेना, ठीक है। तो सर्च वारंट चाहिए, अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटी चाहिए आपको सर्च के लिए, फिर रीजन टू बिलीव चाहिए। और किसको दोगे सिर्फ प्रूफ? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को। उसके अलावा जरूरत नहीं किसी को बताने की, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो गाइस, हमने समन भेजा था, याद है पिछले स्लाइड में हम समन भेजे थे, वो किस में जाता है? 142 के 1 वाले नोटिस में जाता है, ठीक है। आप इतने होशियारी दिखा रहे थे कि आपने नोटिस का रिस्पॉन्ड नहीं दिया। आप बोले भाड़ा में जाए, मैं नहीं जा रही ना, मैं देखूंगी, मैं इसको इग्नोर कर दूंगी, ठीक है। आपने इग्नोर कर दिया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो फिर सरकमस्टांसेस क्या होंगे कि वो ओमिट हो जाएगा या फेल हो जाएगा, ठीक है। फिर समन गया तो है, बट आप सोचे कि आप माइट टू रिस्पॉन्ड, मतलब आप रिस्पॉन्ड तो करना चाहते हो बट आप रिस्पॉन्ड कर नहीं सकते, बिकॉज अब तो विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब वो समन जा ही नहीं पा रहा वहां तक, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि वो कहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया, इसका स्टेटस क्या हुआ, ये फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग ऑफ ज्वेलरी, बुलियंस एंड अदर वैल्यूएबल आइटम विच शोज द अनडिस्क्लोज्ड इनकम। पोजेशन मतलब गाइस, पोजेशन ऑफ ज्वेलरी मतलब अगर आपके घर में पाई जाती कोई भी ज्वेलरी पड़ी हुई है, एक डब्बा भर के गहना पड़ा हुआ है, सेट्स ऑफ डायमंड रिंग्स पड़ी है, या फिर कुछ भी है आपके पास, आपके घर पे अगर मिल गया और आप बोल रहे हो उसका ये मेरा नहीं है, मेरे को नहीं पता कहाँ से आया, तो गाइस बच्चे नहीं दूध पीते हम, जो तुम बेवकूफ बनाओ अगर हम मान जाएंगे। आप वहां पे कुछ भी करके बोल लो कि ये हमारा नहीं है, आपका है, मतलब आपका है वो, चाहे वो आपका पड़ोसी का एक दिन के लिए आपने रखा होगा तो भी वो आपका है। तो इसीलिए गाइस मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि आप कभी भी लाइफ में किसी का ये सब चीज उठा के मत लाना अपने घर में, फालतू में परेशानी हो जाती है। और अगर आपके घर में मिल गया ना ये सब चीज, तो वो आपका है, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो एथोराइज ऑफिसर के क्या क्या पावर्स होते हैं ये पढ़ते हैं। एक ऑथराइज ऑफिसर रहता है, उसके क्या पावर्स रहेंगे, उसके पास कौन सी शक्तियां हैं। देखो पहली शक्ति है कि ऐसा ढाई से बिल्डिंग में घुस जाएगा, वो आपके पूछे बिगैर सीधा एंट्री मारता है बिल्डिंग में हीरो की तरह, ठीक है। उसके बाद कोई भी गेट में ताला लगा है, तोड़ दो सारे ताले को, तोड़ दो सारे ताले को, तोड़ देगा गेट के ताले। उसके बाद अंदर में अगर आपको कोई मिल गया तो उससे पूरी पूछताछ की जाएगी, ऐसे नहीं कि वो बच के निकल जाए, उससे पूरी पूछताछ निकला लेंगे। कोई भी पर्सन मिल गया तो वहां पे कोई सामान मिल गया गोल्ड का, कुछ भी आपको वैल्यूएबल लगता है, उठा के ले आओ, सीजर कर लो उसको, उठा के ले आओ, अपना समझ लो, ठीक है। उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर्स, ये सब मिल गया तो उसमें आइडेंटिफिकेशन मार्क कर दो, कुछ भी मार्क कर दो कि अच्छा ये चेक हो गया, ये चेक हो गया, ये चेक हो गया, ठीक है। तो मार्क कर सकते हो आप, फोटोकॉपी भी ले सकते हो उस डॉक्यूमेंट्स की आप, ठीक है। अगर कोई भी इन्वेंट्री है तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इन्वेंट्री आप किसी के यहाँ की ला नहीं सकते, बिकॉज उनका बिजनेस रुक जाता है इन्वेंट्री लाने से। दैट्स वाई आप इन्वेंट्री की लिस्ट बना लेते हो कि अच्छा ये वाला रॉ मटेरियल इतना था, ये वाला इतना था, ये इतना था, ऐसा था, वैसा था, तो आप लिस्ट रेडी करते हो, बट आप ला नहीं सकते, ठीक है। और फिर कोई भी इंसान अगर आपको लग रहा है कि आपको उसको ओथ में एग्जामिन करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस एक बार शॉर्ट में याद कर लेते हैं अपन। एथोराइज पर्सन का जो ऑफिसर रहता है उसके क्या क्या हक है, तो वो गेट तोड़ के अंदर घुस सकता है, तो अंदर घुस सकता है, ताला वाला तोड़ सकता है, किसी इंसान को खोज सकता है, खोजने पे एग्जामिनेशन कर सकता है, उस पर कोई बुक कॉपी मिल गई फोटो कॉपी करा सकता है, प्लेस मार्क कर सकता है, और इन्वेंट्री का क्या करेगा, लिस्ट बना सकता है, कोई सामान मिला उठा के ला सकता है। तो ये सारे पावर्स है उनके पास,
ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अपन कभी भी सीजन नहीं कर सकते स्टॉक एंड ट्रेड का। जैसे कि गाइस मैंने अभी बताया, स्टॉक एंड ट्रेड को क्यों नहीं करते मैम, बिकॉज गाइस स्टॉक एंड ट्रेड जो रहता है वो रोज 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 हमारे बिजनेस में यूज आता है, और तुम्हारे चक्कर में अगर हो सकता है कि तुम गलत साबित हो गए तो मेरा तो बिजनेस बंद हो जाएगा ना। तो बिजनेस नहीं रुकना चाहिए किसी इंसान का। दैट्स वाई स्टॉक एंड ट्रेड को सीजन नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन एरिया, मतलब गाइस एक्सटेंशन ऑफ जुडिशियल एरिया मतलब हर इंसान का, हर एओ का, हर ऑफिसर का एक एरिया होता है कि मैं यहाँ पे काम करूंगा, ये एरिया मेरे को बिलोंग करता है, ये ऑफिस मुझे बिलोंग करता है, ये घर मुझे बिलोंग करता है। तो गाइस जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो ये सब काम करते हैं उनको भी डिवाइड कर देते कि दिल्ली रीजन तुम्हारा, मुंबई रीजन तुम्हारा, कोलकाता रीजन तुम्हारा। तो वो अपनी रीजन से बाहर जाके नहीं सर्च कर सकते। अगर आपको शक हो रहा है तो आप ऐसे ही बोलते कि नहीं मेरे को दिल्ली जाना है, दिल्ली में मेरा क्लाइंट है, मेरे को उसके एरिया में जाकर सर्च करना है। अरे भाई तुम मुंबई में रहते हो, यहाँ की सर्च करो, वहां के ऑफिसर को बोल दो, वो खोज लेगा वहां जाके, तुमको दादा बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, तो आप अपने एरिया का एक्सटेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। और गाइस देखना, एरिया दोनों का कंसीडर करते हैं ना यहाँ पर, मतलब आपके दो एरिया हो सकते हैं। पहला एरिया आपका वो होता है जहां पे आप रहते हो, मतलब जहां पे आप ड्यूटी करते हो। आपका जो ड्यूटी करने वाला एक एरिया होता है उसको हम आपका एक जुरिक्शन मानते हैं। और आपका असेसी का जो जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, प्लेस ऑफ बिजनेस, वो सारा भी आपका जुरिक्शन होता है। मैम प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब जैसे गाइस टाटा है, तो टाटा गुजरात में भी है, टाटा मुंबई में भी है, टाटा रायपुर में भी है, टाटा यहाँ भी, टाटा वहां भी है। तो जो टाटा के जितने भी एरियाज है जिस जिस जुरिक्शन में है, वो सारे का मतलब वहां का सबका सर्च एंड सीजर आप कर सकते हो। आपके पास अधिकार है कि आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपका क्लाइंट है, क्योंकि उसकी हेड ऑफिस आपके जुरिक्शन में फॉल कर रही है। वो सारी ब्रांच ऑफिस है बाकी सब, बट मेन हेडक्वार्टर जो है अगर वो आपके जुरिक्शन में आता है और आप वहीं के जुरिक्शन के ऑफिसर हो, तो बाकी जहां जहां पे भी उसकी ब्रांचेस है वो सब भी आपकी हो जाती है। बट गाइस सजेशन यही रहता है कि जो एरिया जिसका है वो वहीं पे सर्च करे तो बेटर होता है, ठीक है। अब देखो गाइस क्या होता है कि ना, जैसे कि आपको अच्छे से एग्जांपल समझना, क्या होता है कि जैसे कि मैं हूँ दिल्ली की एओ और मेरे को सर्च एंड सीजर करना था। मेरे क्लाइंट की ब्रांच ऑफिस मुंबई में। अब मैं दिल्ली से मुंबई जाऊंगी, बहुत ट्रैवल टाइम वेस्ट होगा। मैं यहाँ पे से कॉल की, हेलो मुंबई की एओ बोल रहे हैं, अच्छा हाँ आप ना जाके इनके यहाँ पे रेट डाल दीजिए हमें शक इनके ऊपर। तो वो जाके रेट डाल देगा उनके यहाँ पे, और फटफट जाके रेट डाला और सर सीजर कर दिया। तो वो फास्टर वे में हुआ। अब वहां से जो भी उनको सीजर में कलेक्शन होगा वो सारी चीज आके वो हमको देगा, बिकॉज ये हमारा केस है। हमने सिर्फ फास्ट फास्ट काम करने के लिए उनके जुरिक्शन का काम उनको दे दिया था। तो वहां से जो भी सीजर हुआ, जो भी एसेट मिला, वो सब हमारा, हमसे बिलोंग करता है, हमारे केस से बिलोंग करता है, तो वो सब हमको मिल जाएगा, ठीक है। डीम्ड सीजर, डीम्ड सीजर का मतलब ये होता है गाइस कि जैसे कि कोई कोई लोग बहुत डेंजरस चीजें बनाते हैं, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, या फिर ऐसे फटाके हो गए, या फिर कुछ भी एक्सेट्रा, कुछ भी एग्जांपल ले लो आप। तो कुछ भी चीज ऐसी डेंजरस सी बनाते हैं जिसको आप अपने साथ नहीं रख सकते। एज अ एओ मैं वो सामान को अपने साथ लाना प्रेफर नहीं करूंगी जो कि डेंजरस रहेगा। तो गाइस अगर कोई भी आर्टिकल डेंजरस लग रहा है आपको, या फिर वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में है, जैसे गाइस मूवी में आपने देखा होगा कि मूवी में उनके पास इतना कैश रहता है, इतना गोल्ड रहता है कि वो बेचारा वो जो है हीरो जो था, वो कैसे उठा के लेके जाता है इतना सारा सामान। इसीलिए, और वहां पर सब लोग बहुत मैस भी हो गया था, तो उसने क्या कहता है एक रूम में लॉक कर दिया था सब कुछ। तो वैसे गाइस अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक उसकी ऐसी कि आप लेके नहीं जा सकते उसको, या बहुत हैवी है, डेंजरस है, तो उस केस में आप जहां से सामान उठाए हो वहीं पे उसको रहने दो। मतलब वही प्रमाइसेस की कोई एक कमरे में उसको लॉक करके ताला लगा के ऐसे ठप्पा लगा दो, ठीक है। तो उसको अपन कहेंगे कि डीम्ड सीजर है, मतलब अब वो रूम में कोई नहीं घुस सकता, वो सीज हो चुका है वो रूम, उस रूम के सारे सामान सीज हो चुके हैं, कोई भी एंटर नहीं कर सकता वहां, ठीक है। बट इसका एक्सेप्शन है कि अपन स्टॉक इन ट्रेड को नहीं ले सकते, ये तो ऑल टाइम एक्सेप्शन है, स्टॉक इन ट्रेड को नहीं ले सकते, ठीक है। जो आपने स्टोर किया है सामान, वो 60 डेज से ज्यादा नहीं करना है आपको। 60 डेज तक आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक है।
तो गाइस चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं, ऑथराइजेशन इन केस ऑफ सर्च एंड रिक्वेजिशन। तो गाइस अभी तो मैंने आपको सर्च के बारे में बहुत सारी जानकारी दी, अभी रिक्वेजिशन के बारे में समझो। रिक्वेजिशन का क्या मतलब होता है, एक रिक्वेस्टिंग लेटर, ठीक है, अ टाइप ऑफ रिक्वेस्टिंग लेटर, जिसमें हम अपने अपने कलीग को बोलेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप देख लीजिए। मतलब एग्जाम्पल से समझो, देखो ये एग्जाम्पल है जो मैंने अभी दिया था, वही वाला एग्जाम्पल थोड़ा अच्छे से फ्रेम्ड है। देखो ये मुंबई का एओ है जिसका नाम है यू, ठीक है, ये मुंबई के रिलायंस इंडस्ट्रीज में गया और वहां पर जाकर अपना रेड वेट डाला और अपना काम किया। ये दूसरा जुडिक्शन है दिल्ली, जहां पर भी जो रिलायंस कंपनी की ब्रांचेस है, ठीक है। तो जुडिक्शन जो दिल्ली वाला एओ रहेगा, ये इसको बोलेंगे कि तुम क्या करो, बुक्स और कॉपीज वहां से उठा के ले आओ, उनके रिलायंस वाले यहाँ से जाके बुक्स कॉपी ले आओ और उसको क्या करो, हम लोग को दे दो, हमको सेंड कर दो। वो इंफॉर्मेशन जो तुम्हारे पास है वो हमको दे दो, सारी इंफॉर्मेशन जो दिल्ली की है वो मुंबई वाले एओ को दे दो। और ये जो ट्रांसफर होता है, इसी के लिए हमको एक रिक्विजिशन लेटर भेजना पड़ता है जो कि मुंबई का एओ भेजता है। मतलब सीधी सी ये बात है, जिसको भी हेल्प चाहिए वो एक रिक्वेजिशन लेटर भेजेगा, जिनसे हेल्प चाहिए उनको, देन वो लोग आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, ठीक है। आई होप गाइज आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। कुछ नहीं, रिक्वेजिशन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है सिर्फ और सिर्फ, और उसके लिए आपको एक लेटर लिखना पड़ता है जिसको कहते हैं रिक्वेजिशन लेटर, ठीक है। अब गाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो सीजर के टाइम पे कितने समय तक आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रख सकते हो अपने पास, तो आप 30 डेज तक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रख सकते हो अपने पास, आपसे कोई नहीं लेगा 30 डेज तक, ठीक है। बट इसका एक्सेप्शन ये कि अगर आप उसको उसको बढ़ाना है आगे, तो आपके पास रीजन होना चाहिए कि क्यों मेरे को 30 डेज से ज्यादा चाहिए, व्हाई आई नीड इट, ठीक है। और उसके बाद आपको परमिशन भी लेना पड़ेगा, अपनी अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा। जो असेसी है उसके पास पावर है कि वो जाके सीबीडीटी को बोल दे ये लोग मेरे बुक्स नहीं लौटा रहे हैं, देखो ना भाई सब केस खत्म हो गए, नाटक कर रहे हैं, अभी भी मेरी बुक कॉपी नहीं लौटा रहे हैं। तो एसएससी का फेवर में यहाँ पे डाला गया है कि वो अपना एप्लीकेशन दे सकता है सीबीडीटी को, बोर्ड को, जो कि उनको बुक कॉपी वापस लौटा दे, ठीक है। उनको बोल सकता है कि देखो हमारे बुक कॉपी चाहिए, हमको वापस करवाओ आप, ठीक है। जैसे अपन आपको कोई चीज नहीं मिलती, आपके भाई बहन आपको परेशान करते हैं, तो आप कैसे मम्मी पापा पास जिद्दी करते हो जाके, नहीं मम्मा देखो, नहीं नहीं बात मान रही है मेरी, है ना। तो वैसे ही आप जाके जिद्दी कर सकते हो एएससीबीडीटी के पास कि देखो ये लोग मेरी बुक कॉपी नहीं लौटा रहे हैं, ठीक है। रिटर्न में देना, फिर जो बोर्ड रहेगा उसको जो भी सही लगेगा। देखो गाइस अपन टीचर को कंप्लेन करते कि ये बच्चे ने मुझे मारा, या ये बच्चे ने मेरी कॉपी कर लेके गई थी आज वापस ही नहीं कर रही है, तो आप जाके टीचर को कंप्लेन करते हो। अब टीचर जो है वो जज करेगा ना कि तुम सही बोल रही हो या वो सही बोल रहा है, तो उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो बोर्ड जो रहेगा वो सोचेगा और फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेगा, ठीक है। अभी गाइस मैंने आपको बताया था ना कि आपके घर पे, आपके प्रेमाइसेस पे, आपके ऑफिस में कुछ भी मिलेगा वो आपका होगा, चाहे आप बोलते रहो कि मेरा नहीं है, बट वो आपका ही है। कोई भी आर्टिकल मिलेगा वो सारे आपके हैं। अदर प्रोविजंस देखते गाइस, अगर अगर सर्च सीजर रेट डालने में हमको हेल्प चाहिए किसी की, तो हम पुलिस की हेल्प ले सकते हैं, पुलिस हमारी बिल्कुल मदद करती है। हमारे पास हक है कि हम फोटोकॉपी ले सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, ठीक है। और अपना कुछ रूल्स भी बना सकते हैं अपन, जैसे कि मैम, जैसे कि ये राइट टू एंटर एनी प्लेस वेयर देयर इज परमिशन नहीं मिली, जहां पे आपको परमिशन नहीं मिल रही वहां पे भी घुसने का आप कोई कोई रूल बना सकते हो। और फिर प्रोवाइड सेफ प्लेस, और फिर उसको सही जगह पे रख दो। मैम नहीं समझ में आया, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये होगा इस कि समझ लो कि कोई सेफ सेफ है, सेफ लॉकर है, तिजोरी, गल्ला, ठीक है, उसमें आपको लग रहा है कि कुछ है, बट उसकी चाबी नहीं है आपके पास, मतलब आपके पास परमिशन नहीं है उसको खोलने की, बट आपको तो खोलना है, तो आप उसको तोड़ के खोल सकते हो। आप उनसे एक बार चाबी मांग लो, नहीं देने से आप तोड़ सकते हो एंड अंदर से फिर देख सकते हो कि उसके अंदर क्या है।
ठीक है गाइस, तो चलो अब देखते हैं कि पावर टू रिक्विजिट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए भी अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखो गाइस कैसे, अगर हमको लगता है भरोसा, हमारे में भरोसा है कि हाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो चाहिए ही हमारे पास, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं गाइस। अगर आपको भरोसा रहता है ना तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ट्रिब्यूनल के सामने आप करोगे प्रूफ, जरूरत पड़ी तो, अदरवाइज जरूरत नहीं प्रूफ करने की। ठीक है, एनी पर्सन टू होम समन इशू, किसी को भी अगर अपन ने समन इशू किया है और वो फेल हो जाता है बुक शो करने के लिए, वो नहीं शो कर पा रहा है बुक कॉपी अपना, ठीक है, बट उसका जो अदर बुक्स है वो किसी ऑफिसर के पास में रखा हुआ है। एग्जाम्पल लो, आप आईटी डिपार्टमेंट के बंदे हो, आपने समन भेजा मिस्टर एक्स को, मिस्टर एक्स को बोला बुक कॉपी लाके दो, वो बोला नहीं है, नहीं दे सकता मैं, मेरे पास नहीं है। तो जीएसटी डिपार्टमेंट वालों के पास इनका बुक कॉपी है कुछ कुछ दूसरा, तो आप सीधा यहाँ पे ऑफिसर को फोन लगाओगे, हे ऑफिसर जीएसटी डिपार्टमेंट, तो फिर वो बोले यस, तो बोले कि आप मतलब मैं इनफॉर्मल वे से बता रही हूँ, फॉर्मल पढ़ते हैं अपन, सुनो। तो फिर वो उनको बोल सकते हैं कि आप जितनी भी बुक्स मिस्टर एक्स को बिलोंग करती वो सीधा हमको फॉरवर्ड कर दो, ना कि मिस्टर एक्स को। ठीक है, तो अब थोड़ा फॉर्मली पढ़ लेते। देखो अदर बुक्स जो भी है ना, वो अपन अदर ऑफिसर, यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर है ना, उसको कह सकते हैं जीएसटी ऑफिसर को कि तुम जितनी भी अदर बुक्स है वो दे दो हमको। ठीक है, said the authority will directly deliver books to the डीम्ड सीजर, और डीम्ड सीजर मान लिया जाएगा, मतलब जो जीएसटी डिपार्टमेंट वाला है उसको अपन ने रिक्वेस्ट भेजा था, अब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उसने हमको बुक भेज दिया, तो ये जो बुक है इसको हम मान लेंगे कि डीम्ड सीजर है, मतलब डीम्ड सीज कर लिया गया बुक्स कॉपीज। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस एक केस लॉ डिस्कस करते हैं अपन। केस लॉ है कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस पवन कुमार शर्मा। ये केस लॉ में क्या हुआ था, देखो ये मिस्टर एक्स है, इन्होंने डीडी बना के बैंक को दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले को पता चला कि डीडी आने वाली है, मिस्टर पवन को डीडी मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है पैसा डीडी के तौर पे। तो ये बैंक को क्या बोले कि जो डीडी मिस्टर पवन के नाम पे आने वाली है वो तुम हमें दे दो, हमको दे दो ये डीडी। ठीक है, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया गाइस, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि आप ऐसे बीच में ट्रांजैक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। देखो गाइस, दिस इज नॉर्मल बैंक डीलिंग, ये एक बैंक डीलिंग है जो कि नॉर्मली होने वाली थी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई भी अधिकार नहीं कि वो इंटरफेयर करे उनके बीच में जाकर। ठीक है, तो एसएससी ने केस किया था और एसएससी जीत गया इस केस लॉ में, और पवन कुमार शर्मा जी थे वो जीत गए, इनके जो डीडी वाले पैसे ये इनके बैंक अकाउंट में ही आएंगे, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो बीच में डीडी को इंटरफेयर करे और वो बोले कि नहीं हमको चाहिए ये पैसा, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ सीज्ड असेट्स। सीज्ड असेट्स का एप्लीकेशन देखते हैं। कैन बी एडजस्टेड विद प्रेजेंट लाइबिलिटी, मतलब गाइस कोई भी आपके पास असेट जो सीज किया गया है उसको अपन क्या करेंगे, बेचेंगे, तो जब बेचेंगे तो सबसे पहले अपन लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगे, तो जो भी प्रेजेंट लाइबिलिटी उसको अपन पे ऑफ करेंगे और एडवांस टैक्स को इग्नोर करते हुए, उस समय आपको एडवांस टैक्स को भूल जाना है बिल्कुल। अमाउंट डिटरमाइन जो भी हुआ असेसमेंट के दौरान पे। ठीक है, सबसे पहले तो गाइस आप ऐसे सोचो कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, अब आपको बहुत सारी रिकवरी करनी है, उसके लिए अपने एसेट पूरा उठा के ले आए हो वहां पर, तो जैसे अपने एसेट लेके आए हो तो आप लाइबिलिटी पे ऑफ करते जाओगे, तो सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटी पे ऑफ होगी ये देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप टैक्स पे जितना भी टैक्स है, पेनल्टी, इंटरेस्ट, ये सबको ऐड कर देना एक साथ, और एक अमाउंट निकालना जो कि आपको सीज्ड एसेट से लेना है, मतलब आप समझ लो ये आपका आ रहा है 1000 रुपीज, फॉर एग्जाम्पल ये 1000 रुपीज आ रहा है, और एसेट जो था वो है 1200 का, तो गाइस इस केस में आपके पास 200 रुपए एक्सेस बच रहा है, तो आप ये एसएससी को वापस कर दोगे। ऐसा नहीं कि अपने पास रख लिए, नहीं मेरा पेट्रोल जला था ना, वो मैं समोसा खाई थी शाम को, सब सेट ऑफ हो गया, ऐसे नहीं करना है गाइस, आपको वापस कर देना 200 रुपए अगर एक्स्ट्रा बच रहे तो। ठीक है, एडजस्ट करने के बाद, सेटलमेंट करने के बाद।
आपको सी अगर असेट ज्यादा है बहुत और लाइबिलिटी कम है आपकी, तो आपका जो असेट बचा हुआ है उसको आपको 120 दिन के अंदर अंदर वापस कर देना है। ठीक है, ठीक है, 120 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम सर्च, जिस दिन सर्च हुई थी उसके 120 दिन के अंदर अंदर वापस करना है, या फिर जिस दिन आपने रिक्वेस्ट की थी ना कि मेरे को वो असेट्स दे दो दूसरे डिपार्टमेंट को, तो ये दोनों में से जो भी, मतलब दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, 120 दिन के अंदर अंदर आपको सामान वापस कर देना है पर। ठीक है, लाइबिलिटी कैसे डिस्चार्ज होगी? सबसे पहले मनी से होगी, जितना पैसा रहेगा सबसे पहले आप उससे अपना लोगे टैक्स। जैसे आपको 1000 रुपए का टैक्स वसूल करना है, तो सबसे पहले आप देखोगे कि असेसी के पास कितना कैश पड़ा है। अच्छा, 200 रुपए पड़ा है, पहले कैश ले लो। अब 800 की लाइबिलिटी बची, अब एसेट को बेचो। एसेट बेचने के बाद अगर फिर भी लाइबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही तो फिर अदर मोड से लेंगे अपन। ठीक है, मैंने आपको बताया ना गाइस, जैसे कि असेट था 1200 का, 1200 का, और आपका आपका लाइबिलिटी था 1000 का, मतलब जो 200 एक्सिस था एसएससी का, आपको वापस करना है विथ इंटरेस्ट 0.5% पर एनम के हिसाब से, सॉरी पर मंथ। हर महीने आपको 0.5% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा एसएससी को। ठीक है, और आप उसके बाद वापस कर दोगे उसको उसके पैसे, और वो भी फ्रॉम 120 डेज। 120 खत्म होने के बाद जितने दिन आप रख रहे हो उसके हिसाब से आपको 0.5% पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन एक्सेस मनी, जो 200 रुपए था हमारे एग्जाम्पल में। पावर टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, हमारे पास अधिकार है कि हम पावर है, मतलब हमारे पास पावर है कि हम बोल सकते कि हमको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं फर्म को कि हमको क्या चाहिए। आप अपने सारे शेयर होल्डर्स का नाम, मतलब सॉरी शेयर होल्डर लिखा हुआ है यहाँ पर, फर्म के केस में हम लोग सारे पार्टनर्स का नाम एंड उससे रिलेटेड उनका कितना शेयर है फर्म में, ये सारी डिटेल्स लेते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद एचयूएफ के केस में उनकी सारी डिटेल, कितने मेंबर्स है, कौन कौन मेंबर है, कौन कौन माइनर है, कौन करता है, सारी इंफॉर्मेशन ये सब लेते हैं। पर्सन में गाइस अपन एजेंट से ले सकते हैं, ट्रस्टी से ले सकते हैं, गार्जियन से ले सकते हैं, किसी भी इंसान के बारे में, या तो वो इंसान खुद देगा, हिमसेल्फ देगा। अगर हिमसेल्फ नहीं है तो फिर एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, इन लोग में से कोई भी डिटेल देगा। कोई भी एसएससी से ले सकते हैं। ठीक है, एनी एसएससी से ले सकते हैं। रेंट, कमीशन, एन्यूटी, बोलेंगे कि रेंट की डिटेल बताओ, कितना कमीशन देते हो, कितना एन्यूटी पे करते हो, कितना इंटरेस्ट पे करते हो, कितना ब्रोकरेज पे करते हो, ये सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और कोई भी ब्रोकर है स्टॉक मार्केट का, उससे भी आप डिटेल ले सकते हो जो चाहो। तो गाइस ये सारी इंफॉर्मेशन है जहां से आप निकला सकते हो। इंफॉर्मेशन निकलाने का ऐसे सिकंजा है आपका। ठीक है, इन सारे लोगों से आप निकला सकते हो सारी इंफॉर्मेशन। आप सर्वे करने का किसके पास अधिकार है? पावर। किसके पास शक्ति कि वो जाके सर्वे करेगा? कौन सर्वे करेगा? तो कोई भी अथॉरिटी कर सकती सर्वे उस प्लेस में जहां पर वो उसको काम असाइन किया गया है। जैसे गाइस आप मॉनिटर होते हो किसी क्लास के, तो आप अपनी क्लास को मॉनिटर करोगे कि बाजू वाले सेक्शन को जाके मॉनिटर करोगे? आप ये थोड़ी ना बोलोगे मैं क्लास 5 का मॉनिटर हूँ, मैं A B C D सारे सेक्शन की मॉनिटरिंग मैं करूंगा, कोई नहीं करेगा मेरे अलावा। ऐसा थोड़ी ना होता है। आप A सेक्शन के बच्चे हो तो आप A सेक्शन को ही मॉनिटर करोगे सिर्फ। ठीक है, तो जो काम आपको जहाँ का दिया आपको वहां का करना है। एनी प्लेस एक्वायर्ड ऑक्यूपाइड बाय टू होम इन जुरिक्शन, जिसके जुरिक्शन में जो काम है उसको वहां का काम करना है। बिजनेस, प्रोफेशन, चैरिटेबल प्लेस, यहाँ सब जगह का कर सकते हो, किसी के बिजनेस का, किसी प्रोफेशन का, या कोई चैरिटेबल प्लेस का। पहले क्या होता था पता है गाइस, अपन मंदिर में जाके ऐसे सर्च करते थे, तो लाइक हमारा यहाँ बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, हम तो मंदिर है ऐसे करके बच जाते थे। तो इसीलिए उनको भी ऐड कर दिया गया, आ गया मंदिर भी। अब तुम मंदिर हो ना, चलो सर्च करवा लो। अब आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखो क्या क्या पावर है, वही वाला फिर से याद कर लो। कोई भी बिल्डिंग में घुस सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोप्राइटर, किसी ट्रस्टी या ओनर से कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्शन कर सकते हैं और उनको बोलेंगे हमारी मदद करो, बताओ यहाँ पे कितनी वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, सारी निकाल के हमको दो, हम इंस्पेक्शन करेंगे, हमारी हेल्प करो। तो ये सारे में उनको हेल्प करना पड़ेगा।
वहां पे जितना भी कैश पड़े रहेगा ड्रॉज में, जाके सीधा कैश में वो दान पेटी रहती है उसको निकाल लो, पैसे देखो कितने रखे उसमें, स्टॉक कितना है, कितना सोने का हार चढ़ा है भगवान के में, सारे वैल्यूएबल आइटम्स, ये सारी चीजें सर्च करेंगे। बुक कॉपी में जो मार्क कर रहा है, मन कर रहा है जो लिखना है लिख दो कि हाँ ये चेक हो गया, ये चेक हो गया, ये चेक हो गया। कोई भी बुक कॉपी उठा के ला सकते हो, उसका फोटो कॉपी करवा सकते हो, पर रीजन होना चाहिए आपके पास। लिस्ट बना के ले आना आइटम्स की, जो आइटम्स आप ला नहीं पा रहे हो उसका लिस्ट होना चाहिए आपके पास। कैन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन, कोई इंसान ना वह खड़े होकर बोल रहा है हाँ मैं आपको सब बताऊंगा, प्लीज मेरी सर्च मत करना, बस मैं सब बताऊंगा। तो वो जो भी बता रहा है घबराहट में सारी बात को लिख लो फटाफट, भूल जाओगे नहीं तो। ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट है ये दोनों टीडीएस ऑफिसर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। अगर गाइस टीडीएस ऑफिसर अगर आपका सर्वे करने जा रहा है तो वो बुक कॉपी को इम्पाउंड नहीं कर सकता और वो लिस्ट बना के नहीं ला सकता आइटम्स की। ठीक है, बट बाकी सारे जितने भी पावर्स है टीडीएस ऑफिसर के भी सेम होते हैं। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आया होगा फटाफट। तो गाइस कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। पहली रिस्ट्रिक्शन ये कि आप 15 दिन से ज्यादा कोई भी बुक कॉपी को रिटेन नहीं कर सकते। आप कोई भी आर्टिकल का सीजर नहीं कर सकते। कब मैम? जब सर्वे कर रहे हो। ठीक है, कोई भी प्लेस में जाके सील नहीं लगा सकते, अपना थप्पा नहीं मार दोगे जाके ताला मार के। ठीक है, सर्वे के टाइम ये सब नहीं कर सकते। सर्वे करने जा रहे हो आप तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आवर में जाओगे, मुंह उठा और कभी भी चले गए ऐसा नहीं होता। और गाइस यहाँ पे बिजनेस आवर का बहुत गहरा मीनिंग है। कोई इंडस्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरिंग जगह होती है, वो 24/7 चलती है, बिना रुके चलते रहती है, तो उनका बिजनेस आवर चलते रहता है, वहां तो बिजनेस चल रहा है ना। ठीक है, डीम्ड प्लेस, कोई गोडाउन वगैरह भी होगा वहां पे भी आप सर्च कर सकते हो। बट गाइस हमेशा याद रखना कि जहां पर आप 24/7 जहाँ का काम चल रहा है, बिजनेस आवर चल रहा है उनका, तो उस केस में ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूरज उगते साथ और सूरज ढलते तक ही आप वहां रह सकते हो, वो उसका बिजनेस आवर मान लिया जाएगा। मतलब डे लाइट में होना चाहिए सारा काम। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको रिस्ट्रिक्शन ऑफ अथॉरिटी अच्छे से याद हो गया होगा। तो गाइस सर्वे ऑफ एक्सपेंडिचर होता है, तो आप नेचर देखोगे, स्केल देखोगे बिजनेस एक्सपेंडिचर का, ये इतना बड़ा एक्सपेंडिचर ये सीसी कर रहा है, सच में इज इट वर्थ वाइल। ठीक है गाइस, उसके बाद इवेंट देखोगे, किस इवेंट में किया है, किस पर्पस के लिए किया है। मार्केटिंग एक्सपेंसेस आपने 1 करोड़ के किए और आप एक टीचर हो, इतना क्या मार्केटिंग करने का जरूरत है, तो शक तो होगा ना। तो देखेंगे क्यों एक्सपेंसेस किए, नेचर क्या है, कौन से स्केल में बिलोंग करते हो आप, क्यों कियो, किस पर्पस से कियो। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन एसएससी से निकला लेंगे, वो नहीं देगा तो कोई पर्सन होगा वहां पर, उससे निकला लेंगे। ठीक, और उसको एविडेंस की तरह हम काम लेंगे कि ये वाला खर्चा देखो इतना ज्यादा चार्ज किया इसने, जो कि फेक है। ठीक है गाइस, अब कोई कंपनी नहीं होती, जो लोग कंपनी नहीं होते, तो गाइस जो अगर हमारा एसएससी है वो कंपनी नहीं है तो उसको वो वाली पावर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती जो 131 में अपन डिस्कस किए हैं। पीछे जो अपन 131 में कुछ पावर डिस्कस किए ना, वो सिर्फ और सिर्फ कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है। ठीक है, पावर टू कलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन, डोर टू डोर सर्वे, मतलब घर घर जाके आप सर्वे कर रहे हो, घर घर जाके सर्वे कर रहे हो, तो गाइस वो क्या है, तो गाइस आप डोर टू डोर जा जाके घर जा जाके सर्वे कर रहे हो। ठीक है, तो आप किसी भी बिल्डिंग में जैसे चलते घुस गए अपने जुरिक्शन की, आपकी एक बहुत बड़ा जुरिक्शन है, यहाँ पे आपको दिख रही है ये बिल्डिंग अचानक से यहाँ पे आ गई, कल परसों तक तो नहीं थी, चलो जाके देखती हूँ। तो ऐसे करके आप घुस गए वहां पे जो भी लोग थे उनका इन्फॉर्मेशन ले ले, अरे ये बिल्डिंग कब आई, किसके नाम पे, यहाँ पे क्या बिजनेस चलता है, कौन लोग रहते हैं, सुबह खुलती है क्या, क्या होता है, ये वो सारी इन्फॉर्मेशन ले लिए। बट गाइस याद रखना, बिजनेस आवर के अलावा आप मुंह उठा के कभी भी वहां नहीं जा सकते, और वहां का कोई सामान तो आप ला नहीं सकते, ऐसे नहीं कि अपना घर समझ कुछ भी उठा ले आए, नहीं। ठीक है, बिजनेस आवर में घुसना और पूछताछ कर सकते हो अपने जुरिक्शन की कोई भी चीजों का आप। तो गाइस पावर्स टू कॉल फॉर इंफॉर्मेशन बाय अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी के पास शक्तियां हैं ऐसी वाली जिसमें वो इंफॉर्मेशन मंगा सकती है। तो हम एसएससी को नोटिस देंगे और उसको बोलेंगे अपना अपना जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है आप दे दो वेरिफिकेशन के लिए। सर्वे कर लिए हम, हमारी संतुष्टि हो गई, सर्वे करने का जो एसएससी है उसको मौका दिया जाएगा कि तुम प्रूफ करो अपने आप को। ठीक है,
इंस्पेक्ट करते हैं रजिस्टर ऑफ कंपनीज, जो कंपनी रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनी नहीं पढ़े अपन आरओसी, उन वहां पर इंस्पेक्शन होता है। तो वहां पे अपन रजिस्ट्रार पास जाएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कॉपी उठा के ले आएंगे, और जो भी डिबेंचर होल्डर्स वगैरह का है, मॉर्गेज हुआ और शेयर होल्डर्स, ये 3 डिटेल तो लेंगे, मॉर्गेज की, डिबेंचर होल्डर की, शेयर होल्डर की, ये तीनों की इंफॉर्मेशन लेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, कॉपी उसका फोटो कॉपी चुप कराना कराएंगे, नहीं तो है ठीक। प्रोसीडिंग 2 टाइप की होती है, एक क्रिमिनल होती है, एक सिविल होती है। मैंने आपको बताया था ये जेल वाली होती है, बिना जेल वाली होती है लेमैन टर्म्स में, ठीक है। तो सर्वे करने के लिए हम किसी को जेल में नहीं भेज सकते, सर्वे करके आपको कुछ पता चला तो आप जेल नहीं भेज सकते, बट सीजर और सर्च में आप जेल भेज सकते हो। जैसे कि वो मूवी में जब अपन देखे थे तो उसमें वो जो बुढ़ा रहता है टकला, उसको लोग जेल पे भेज देते हैं, ठीक है। तो वहां पे सर्च और सीजर हुआ था, दैट्स व्हाई वो जेल में रहता है, ठीक है। ठीक है गाइस, कुछ प्रोसीजर्स दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से चलेगा फ्लो, ठीक है। तो सबसे पहले नोटिस देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे उसके बाद, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसके अपन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे उनको, ठीक है। पिछले 6 साल का खोल सकते हैं, ऐसा नहीं है गाइस कि आपको आज सपने में बहुत नींद से उठो और आप बोलो चलो चलो सर्च एंड सीजर करते हैं, तो मन नहीं लग रहा, बोर हो रही हूँ मैं, हाँ चलो वो ऐसे क्या चलते हैं, और गाइस 15 साल को उठा के खोल दिया, तरीका है कोई, नहीं खोल सकते आप। 6 साल से ज्यादा नहीं खोल सकते। असेसमेंट ईयर 6 साल में, जिसमें इंक्लूड रहेगा इस साल का असेसमेंट ईयर, सिर्फ 6 साल का खोल सकते हो। ये 10 साल हो सकता है अगर 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 एओ के पास ऐसा कोई एविडेंस है, और एविडेंस में पता चल रहा है कि 50 लाख से ज्यादा इनकम एस्केप हुई है, वो ऐसी 50 लाख तो सोफे के नीचे दबा के बैठा है अभी अभी, इसकी खबर लग गई अगर अपन को, तो उस केस में हम 10 साल का उसका खोलेंगे, बुक कॉपी उसका सब चीज, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एनी पेंडिंग प्रोसीडिंग को स्टॉप कर देंगे। मतलब गाइस बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर, एकदम ध्यान से समझो। जैसे गाइस आप एसएससी हो, आप हो, आपके खिलाफ कुछ पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रही थी, मेरे को आज खबर मिली कि आपके सोफे के अंदर बहुत सारे करोड़ों रुपए दबे हुए, मैं बोली मेरे को सर्च एंड सीजर करना है, मेरे पास रीजन टू बिलीव है। अब मैं गई सर्च करने, तो यहाँ पर आज के दिन जितनी भी आपके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही होगी वो सारी रुक जाएगी, वो सब स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगी। और असेसमेंट आपका मतलब जो सर्च एंड सीजर ये सब चालू हो जाएगा। फिर अगर आप हाई कोर्ट से परमिशन ला लिए और मेरा काम रुकवा दिए, मतलब सर्च एंड सीजर ये सब रुकवा दिए, तो उस केस में जहां से आपकी प्रोसीडिंग जो मैंने रुकवाई थी स्टार्टिंग ऑफ द डे, वो वापस वहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और फिर अगर मैं जाके हाई कोर्ट से परमिशन, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले आई कि नहीं मेरे को मेरा सर्च एंड सीजर करना है, तो फिर वो प्रोसीडिंग वहां रुक जाएगी और फिर मैं अपना काम वापस से शुरू कर सकती हूँ। मतलब देखो, सबसे पहले प्रोसीडिंग चल रही थी, मेरे आने से सब रुक गई, मेरे को तुम रुकवा दी, मेरे को स्टे ऑर्डर लगवा दी मेरे कामों में, तो ये काम वापस से शुरू हो गया, यहाँ से ये वाला काम वापस चालू हो गया। उसके बाद फिर जब मैं अपना काम वापस स्टार्ट की स्टे हटवा के, तो फिर आपका काम फिर रुक गया, ठीक है गाइस। तो ऐसा ही हुआ, पहले स्टॉप हो जाएगा, फिर स्टार्ट वहीं से होगा, हाई कोर्ट से आप परमिशन लाए, फिर मैं गई, मैं बोली नहीं मेरे को सर्च एंड सीजर करना ही चाहिए, तो मैं सुप्रीम कोर्ट से जाके करवाई, तो फिर स्टार्ट होगा, फिर ये जो पेंडिंग प्रोसीडिंग रहेगी वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। असेसमेंट ऑफ अदर पर्सन, एओ गेट वैल्यूएबल आर्टिकल ऑफ अदर पर्सन विद एसएससी। अगर आपको लगता है कि आपके घर में जो डब्बा भर के गहना है, जो आपके पास खूब सारी ज्वेलरीज है, कैश एंड डायमंड्स है, वो आपका नहीं है, तो आपको हम लोग बोलेंगे कि किसका, इसको मेरे सामने दो, तो आपको उसको हैंड ओवर करना पड़ेगा एओ के सामने वो आर्टिकल्स, ठीक है। और जिस दिन हैंड ओवर करते हैं उसी दिन से हम लोग मान लेते हैं कि वो उसी दिन से स्टार्ट हुआ है, सेक्शन 153A, ठीक है। और जिस इंसान का गहना है वो डब्बा भरा हुआ, वो इंसान के खिलाफ भी फिर ये काम शुरू हो जाता है, सर्च सीजर, सर्वे सीजर, सब चीज चालू। और वो एओ को हम बता देते हैं कि इतना 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 ज्वेलरी आपकी एक क्लाइंट का मिला है, आपको पता है। एग्जाम्पल लो, समझ लो कि आप जैसे मेरा एग्जाम्पल लो, मैं हूँ, मेरा नाम प्राची है, ठीक है, मैं अपने पड़ोसियों के घर गई और अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी, वहां पर रेड डल गई। अब जब रेड डल गई तो वहां के जो ऑफिसर्स थे उनको लगा कि ये सब इनके घर के मेंबर्स है। बस 5 मिनट का बचा है, बस 5 मिनट का,
खुद खोल दूंगी मैं, 4:30 तक डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। तो उनको क्या लगा कि ये सारे फैमिली मेंबर्स है, तो सबको वो लोग बंद कर दिए रूम में। फिर मैं बोल रही हूँ नहीं मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरे को जाना है, मेरा घर नहीं है ये। तो मेरे को लोग हैंड ओवर कर रहे हैं मेरे घर वालों को। तो उसके बाद मेरे घर में भी सर सीजर चालू हो जाएगा, समझे। अब यहाँ पे मैं ह्यूमन बीइंग थी, इसको एक ज्वेलरी मानो, ज्वेलरी मेरी फ्रेंड के घर रखी हुई है। मेरी फ्रेंड क्या रेड लग गई, मेरी फ्रेंड बोली ये मेरी ज्वेलरी नहीं है, प्राची की ज्वेलरी, मेरी नहीं है, प्राची की ज्वेलरी मेरी नहीं है। तो वो बोले अच्छा प्राची को बुलाओ, मैं गई वहां पर, मेरी ज्वेलरी मुझे दिए। अब वो एओ दूसरे एओ को बुलाएगा और उनको बोलेगा देखो आप ऐसा करो, प्राची के घर में जाके सर्च एंड सीजर करो, उसकी इतनी सारी ज्वेलरी रोशनी के घर पे मिली है। ठीक है गाइस, समझ गए यहाँ तक। ऐसा फंसते हैं, इसलिए अपना ज्वेलरी अपने पास रखो, टेंशन ही नहीं, अच्छे से छुपा के रखना, ठीक है। टाइमलाइन पढ़ लेते गाइस, चलो टाइमलाइन। 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विद एथोराइजेशन रिसीव। मेरे को जिस दिन सर सीजर सर्वे की एथोराइजेशन मिल जाएगी उस दिन जैसे ही साल खत्म होगा वो उसके 12 सॉरी एथोराइजेशन जैसी मिलेगी, वहां से 12 मंथ तक मेरे पास टाइम है कि मैं अपना काम कर सकती हूँ। सर्च कंप्लीट कब हो जाना चाहिए, जब पंचनामा आएगा, ठीक है। लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, पंचनामा मतलब लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स होता है गाइस, ठीक है। जैसी लिस्ट आ जाती है वैसी सर्च कंप्लीट मान ली जाती है। रिक्विजिशन कब स्टार्ट होती है, जिस दिन अपन को मतलब रिक्विजिशन से जो गुड्स माना जाता है उसका टाइम लिमिट कब से स्टार्ट होता है, जिस दिन हमको असेट रिसीव हो रहे हैं, वो सीज्ड असेट हमको रिसीव होते हैं उस दिन से उसकी टाइमलाइन चालू होती है। वहां से हम लोग 30 डेज रखते हैं, ठीक है गाइस। अब एक एग्जांपल लो, एओ है ए, उसको इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो एओ बी को बोला, फिर जो बी वाला है वो अपना काम चालू किया 1 अप्रैल से, तो उसको 12 महीना मिलेगा पूरा का पूरा, ठीक है। अब जो ये वाला एओ था वो 1920 में उसका सर्च कंप्लीट हुआ था और 12 महीने उसको भी मिले थे, तो उसका 12 महीना कब कंप्लीट हो रहा था, 31 मार्च 2021 में। अब टू कंप्लीट इट 6th असेसमेंट, 6 मतलब 6 साल की उसको असेसमेंट कंप्लीट करने के लिए उसको टाइम मिला है, ठीक है। कितना टाइम मिला, 12 महीना मिला है, ठीक है। अब ये वाला जो एओ है वो अपनी सर्च एंड सीजर कब से स्टार्ट करेगा, उसको भी 12 महीना मिलेगा, बट उसका टाइम लिमिट कब खत्म होगा, 31 मार्च 2022 में खत्म होगा, ठीक है। और इन दोनों में से जो भी लेटर डेट होगा उसमें बी का एओ का मान लिया जाएगा कि कंप्लीशन हुआ है। मतलब मैम, मतलब ये गाइस कि जो बी वाला एओ है ना उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिली जिससे वो सर्च एंड सीजर करने वाला है ना, तो या तो ये डेट या तो ये डेट, इन दोनों में से जो लेटर होगा ना उसमें हम मानेंगे कि इसकी असेसमेंट कंप्लीट हुई है। क्यों, क्योंकि उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी ना बीच में, अब इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसका भी तो असेसमेंट करना पड़ेगा ना, उसके बाद ही तो कंप्लीट होगा। इसीलिए या जो इन्फॉर्मेशन देने वाला इंसान है उसका डेट या मेरा डेट जो मैं कर रही थी वो डेट, इन दोनों डेट में से जो भी लेटर आएगा उस डेट पे कंप्लीशन माना जाएगा, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये इंटरेस्टिंग चैप्टर सर्च एंड सीजर मजा आया होगा। तो गाइज अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और मेरा पढ़ाना भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक द वीडियो, बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ तो आपको वैसे भी शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।